तो हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 10 बजे बोला था, तो इसमें थोड़ा से जो हमने आईडी को लॉगिन किया है, ये पहली बार लाइव क्लास में जा रहा हूँ, तो जिसमें 24 घंटे का समय मांग रहा है, तो आज आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाएगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाए, ताकि इसके माध्यम से आपको पता चल जाए। और ये क्लास निश्चित रूप से कल होगी, जो कि विथ PDF जिस तरीके से मैंने बताया था। तो आज मैं यहाँ से थोड़ा जानकारी आपको देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ें होनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो पहला आपका लेसन है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका हमें स्टडी करना है, किस तरीके से अध्ययन करना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वो लाइव शेड्यूल जो है शेड्यूलिंग नहीं हो पा रही। अभी मैंने देखा 24 घंटे का समय मांग रहा है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की परिभाषा सॉरी क्या देंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसे हम स्थिर आवेश और उसके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाता है। ठीक है ना भाई, यानी कहने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना भैया, रेस्ट चार्ज का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात स्थिर आवेश का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है ना, स्थिर वैद्युत की मतलब स्थिर आवेश का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की कहलाता है। बात क्लियर है? चलो, तो यहाँ से और बातें यहाँ पर देखिएगा। अब आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है यहाँ से। ठीक है ना, चार्ज के बारे में यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो कह रहे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों का क्या करना हो, अनुभव। ठीक है ना भैया, यानी आवेश जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम विद्युत और चुंबकीय प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसे आवेश करते हैं। बात क्लियर है? चलो, उसके बाद यहाँ से नोट पॉइंट में हमने लिख रखा है, यहाँ पर क्या बताओगे, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं वो नेगेटिव होती है। और यहाँ पर कह रहा है इसमें प्रोटॉन की अधिकता होती है, जिसमें आवेश क्या होता है, धनात्मक। जिस पदार्थ में प्रोटॉन अधिक होंगे वो धनात्मक होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास दो पदार्थ हैं, तो जो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आयन बना लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या बनाएगा, ऋणायन बना लेगा। ये बात आपको समझ में आती है? चलो, यहाँ पर स्वर्ण पन्नी जो है, इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप इस तरीके से बना होता है, एक धातु की, देखो इलेक्ट्रोस्कोप की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप जो बना होता है, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप बना रहता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरीके से रहता है। ये क्या बताता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ले जाएं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं इस तरीके से, इसमें दो पट्टियां लगी होती हैं धातु की। जब यहाँ पर धनावेश रहता है तो ये पट्टियां फैल जाती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। और जब एक पर धनावेश और ऋणावेश आ जाए, आप समझ जाइए किसमें अलग अलग चार्ज होता है। तो यहाँ पर आवेश का पता लगाने के लिए, देखो आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्वर्ण पन्नी से बनी हुई इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आवेश का पता लगाने के लिए हम लोग आवेश की उपस्थिति का आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं,
इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका उपयोग करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करेंगे। हालांकि जितना थ्योरी मैंने कराया हुआ है वो थ्योरी यहाँ पर मैंने सोचा कि इस पीडीएफ के माध्यम से आपको थोड़ा से और बेस्ट क्वालिटी दिया जाए और थोड़ा से और आपको जानकारी अधिक दी जाए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, साफ आपको दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो तो और मैं जूम करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, ठीक। चलो यहाँ पर अगर आगे बढ़ जाए हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब कह रहा है ये यहाँ से वस्तु को आवेशित करने के दौरान उसका द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। भाई जब वस्तु को हम आवेशित करते हैं, जब वस्तु को हम आवेशित करते हैं उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। आवेश वहां पर देखो हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक भाई। ये एक वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे में। अगर दूसरे वस्तु में आवेश ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं मान लूं कि उसका द्रव्यमान m प्लस यानी है, ठीक है ना, यहाँ पर तो अगर उसका द्रव्यमान की बात करता हूं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, आवेश निकल के जाएगा, उसके द्रव्यमान में हमेशा क्या आएगी? कमी आएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिसमें आवेश जा रहा है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकल के जाता है वो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है और जिसमें जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? चलो यहाँ पर दिया है यदि Q1 और Q2, यदि Q1 और Q2 जो आवेश है, यदि Q1 Q2 आवेश का मान 0 से बड़ा है, समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। आज मैं जो लाइव क्लास करने वाला था उसमें मोस्ट एक्सपेक्ट यहाँ पर बात करने वाला था मैं कि जितने भी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन की सीरीज कराने वाला था। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि वो लाइव नहीं चल पा रहा है तो मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको पीडीएफ के थ्रू में पढ़ा दूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिल्क रॉड है, ठीक है ना, सिल्क, और यहाँ पर एक ग्लास रॉड है। आप देख पा रहे हैं ये ग्लास रॉड है और एक सिल्क रॉड है। अब दोनों पर कहने का मतलब है कि दोनों पर देखिएगा, दोनों पर अगर इस पर भी धनावेश है इस पर भी धनावेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन रिपल्सन करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पर आवेश उत्पन्न करने के तरीके की बात करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं अगले पेज पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगले पेज पे आ जाते हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिएगा, कह रहा है एक आवेशित वस्तु के आसपास का स्थान जहां किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कि हमें आवेशन की प्रक्रिया करनी हो, ठीक है ना, आवेशन, आवेशन कितने प्रकार से होता है? आवेशन की प्रक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार से होती है? आवेशन कितने प्रकार से होता है? आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है? पहली बात तो आवेशन की प्रक्रिया घर्षण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भैया? घर्षण के द्वारा होती है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर दूसरे अगर यहाँ से बात करते हैं तो स्पर्श द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पर्श द्वारा होता है, ठीक है ना, स्पर्श द्वारा होता है आवेशन। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो किसके द्वारा होता है? प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। बात समझ आई? घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, इस तरीके से आवेशन की प्रक्रिया होगी। तो जब किन्हीं
देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में परस्पर क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, परस्पर इन दो वस्तुओं को आपस में अगर हम घर्षण कराएं, आपस में रगड़ें, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है और दूसरी वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से इनमें आवेशन की प्रक्रिया हो जाती है। अब देखो, स्पर्श द्वारा क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ का विभव उच्च है और दूसरे पदार्थ का विभव क्या है, निम्न है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश स्थानांतरित होगा जब हम इसे चालक तार से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आई? जब इसे हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर आवेश स्थानांतरित होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो स्पर्श द्वारा भी आवेशन हो गया। अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास अगर मान लो कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, तो यहां से जब इन एक पदार्थ आवेशित तो आवेशित पदार्थ लेंगे जो कि यहां से पूरी तरीके से क्या है, आवेशित है, और एक अनावेशित होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भरे होंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस रहेगा। देखो भाई, जिस गोले में यहाँ पे टोटल, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करता हूँ, टोटल चार्ज क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि जितने मात्रा में प्लस उतनी मात्रा में माइनस है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को इतना समीप हम लाएं, इन दोनों को क्या करें, समीप लाने की कोशिश करें। जब इन दोनों को समीप में लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे वाले पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, इस पर तो धनावेश है शक्ति, इस पर तो धनावेश है, समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसके धनावेश को तो प्रतिकर्षित कर देगा, लेकिन ऋणावेश को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। धनावेश दूसरी सतह पे चले जाएंगे और ऋणावेश को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब हम ये पहले गोले को क्या करेंगे, हटा लेंगे। अब पहले गोले को यहाँ से हटा लेने पर जो दूसरा गोला है उस पे आधे मात्रा में ऋणावेश आया और आधी मात्रा में धनावेश आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, पृथ्वी से क्या करेंगे, अर्थ ग्राउंडिंग कर देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो भाई भर भर के पृथ्वी से कौन निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, धनायन को खत्म कर देंगे। जब धनायन को खत्म कर देंगे तो हर एक धनायन निरस्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो ऋणायन इस पर पूरी तरीके से ऋणायन फैल जाएगा। समझ में आया? यह गोला पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ से और हम जानकारी आपको दे दें। यहाँ से अगर बात करते हैं तो चलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं मैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो एक आवेशित वस्तु के आसपास का स्थान जहां किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, आवेशित वस्तु का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो, एक कोई आवेशित वस्तु यहाँ पर रखी है और दूसरी भी आवेशित वस्तु इसके समीप में लाया जाए, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर हमें बल का अनुभव होता है, क्योंकि उसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। समझ में आया? तो इस क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हमको यहाँ पर एक बल का अनुभव होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताओ, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु क्षेत्र की ताकत को उस बिंदु पर रखा गया इकाई धनात्मक परीक्षण चार्ज अनुभव किए गए बल के अनुरूप परिभाषित किया जाता है। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परीक्षण आवेश की, तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं, परीक्षण आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। और उसे हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट क्यू नॉट बिलोंग टू 0, अर्थात यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू 0 के आसपास है, तो यहाँ पर एफ वेक्टर अपान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बताओगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो बता लोगे कि नहीं बता लोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो कैसी राशि है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है भैया,
यहाँ पर सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। ठीक है ना, कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। बात समझ में आई कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। चलो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम। चलो ये पिछला वाला कहाँ गया भाई? चलो तो इसको यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ठीक है ना? हाँ, अगर इसके मात्रक की बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? F अपान क्यू होता है, F अपान क्यू नॉट होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बीमा क्या होती है? बल की बीमा mlt पावर माइनस क्या हो जाएगा? 2। और आवेश की बीमा क्या होती है भैया? AT होती है। AT को ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा? यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ m a पावर -1 l पावर 1 तो है ये है, t का पावर माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। चलो यहाँ से बात करते हैं, मैं यहाँ से समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर देता हूँ मैं। हमारे पास ये धनात्मक आवेश। कैसा आवेश है भैया? धनात्मक चार्ज है। कैसा आवेश है? धनावेश है। तो धनावेश से जो होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। जैसे चार्ज को जला करके उसके ऊपर कपड़ा रखिए तो उससे प्रकाश बाहर की ओर निकलता है, तो उसी तरीके से ये भी है। तो धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। और ऋणावेश जो होता है, ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है भाई, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश की ओर अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, चल तो हालांकि यहाँ पर ऑफलाइन जो होता है इस तरीके से अगर बात करें तो वीडियो में पढ़ाना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। जब क्लास लाइव होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में भी आती है और आप लोग बताते भी रहते हैं कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग कल क्लास बिल्कुल ये लाइव क्लास होगी, क्योंकि 24 घंटे का इसने समय मांगा है, जो कि अभी मैंने यूट्यूब पे देखा तो 24 घंटे का समय मांग रहा है, क्योंकि इस चैनल पर अभी जो है कभी कभी लाइव नहीं हुई थी। ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी और अपलोड हो जाती थी। तो जब पहली बार लाइव जाते हैं 24 घंटे का समय मांगता है। तो अब कल ये क्लास लाइव चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे लाइव क्लास में और ये टाइमिंग थोड़ा से और आगे बढ़ जाएगा, 9:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, 9:30 से यहाँ पर चलेगा, कुछ देर तक चलेगा, 10 बजे तक चलेगा आराम से। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद सबका। कौन बोला?